नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले कालांश में परागण के बारे में अध्ययन किया था। परागण की जो प्रक्रिया थी, साल्विया में परागण कैसे होता है, कैसे कीट पुष्प के ऊपर पराग कणों को आरोपित करता है और कैसे जो पराग कण हैं वो वृत्तिकाग्र के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और कैसे परागण की प्रोसेस कंप्लीट होती है, इस बारे में हमने पिछली कालांश में अध्ययन किया था। आज हम उसी प्रकार से अलग अलग पादपों में कैसे परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यक्का में परागण की प्रक्रिया। यक्का एक पादप होता है, आपने नाम सुना होगा यक्का का। यक्का में क्या होता है, ये जो पुष्प होता है, इस पुष्प को मोथ एक कीट होता है वो परागित करता है। और ये जो मोथ जो कीट होता है उसको हम पूरा नाम यदि बोलें तो प्रोनुबा युक्कासेला ये कीट होता है। अब यक्का की जो पुष्प की यदि हम विशेषता की बात करें तो यक्का का जो पुष्प होता है वो रात्रि में खिलता है, दिन के समय नहीं खिलता, रात्रि के समय खिलता है। और इस युक्का में क्या होता है, सुगंध अत्यधिक आती है। सुगंध अत्यधिक आने के कारण ये जो कीट होता है मोथ, वो अपनी ओर आकर्षित करता है और वो कीट जो है पुष्प पर जाकर के बैठ जाता है। बैठने के पश्चात क्या करता है, उसको रस चूसता है और कुछ समय बाद में क्या होता है, इस युक्का से जो पराग कण होते हैं उन पराग कणों को ये क्या करता है, ले जाता है। ये जो पराग कण जो होते हैं, इन पराग कणों को ये क्या करता है, अपने जो पंख होते हैं उन पंखों की सहायता से ये ले जाता है। ऐसी इसकी संरचना होती है। मोथा जो कीट होता है ये क्या करता है, ये जैसे परागकण है तो इन परागकणों को अपने जो पंख हैं इन पर ये आरोपित कर लेता है और इन पंख पर आरोपित करके ये ले जाता है और दूसरा जो पुष्प होता है उस पुष्प पर जाकर के पुनः बैठता है और जाकर के इन पराग कणों को क्या कर देता है, वहां पर छोड़ देता है। और पराग कणों को छोड़ने के पश्चात जैसे ये परागकण है, इन पराग कणों को ये कहाँ छोड़ेगा, ये वृत्तिकाग्र पर छोड़ेगा और ये वृत्तिकाग्र की ऐसी संरचना होती है। इस वृत्तिकाग्र पर ये जो पराग कण है वो धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे और वृत्तिकाग्र से वृत्तिका और वृत्तिका से फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, ये अंडाशय तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये युक्का में जो परागण की जो प्रक्रिया होती है वो कौन से कीट के द्वारा होती है, मोथा जो प्रोन्यूबा मोथा होता है उसके द्वारा प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब हमने जो पहला जो प्रकार है वो पढ़ लिया युक्का में। दूसरा है एरिस्टोलोकिया में परागण। एरिस्टोलोकिया में परागण, इसके बारे में राजस्थान विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय और राजऋषि भर्तृ विश्वविद्यालय बीकानेर में जैसे डूंगरगढ़ महाविद्यालय है और भी कई जो विश्वविद्यालय हैं हमारे राजस्थान में, उन सभी विश्वविद्यालयों में लगभग ये जो एरिस्टोलोकिया में जो परागण की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से भी ये जो एरिस्टोलोकिया में जो परागण होता है वो एक महत्वपूर्ण माना जाता है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके जो पुष्प की जो संरचना होती है ये मैंने पहले ही आपको बना दी है, ऐसी इसकी संरचना होती है। ये पुष्प की जो संरचना है ऐसी संरचना होती है। अब इसमें होता क्या है, ये पुष्प की विशिष्ट संरचना होती है। इसमें नीचे की तरफ यदि हम देखें तो ये क्या होते हैं, बीच में ये जो नलिका होती है, फ्लोरल जो ट्यूब होती है, इस फ्लोरल ट्यूब में पतले पतले जो हेयर्स लगे होते हैं। इस हेयर्स का भी उपयोग बताएंगे किस काम में आता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, ये इसका मुख्य द्वार होता है। अब आप थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे कि ये इसका क्या हो गया, मुख्य द्वार हो गया। अब कोई भी मान लीजिए कोई कीट है, यहाँ पर हम ये एक कीट का डायग्राम बना देते हैं। ये मान लीजिए आप, ये कोई कीट है, ये कीट है। अब ये कीट क्या करेगा, ये कीट है। अब ये कीट क्या करेगा,
ये कीट इस जो फ्लावर का जो मुंह है इसके अंदर ये प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के तुरंत बाद में ये जो फ्लावर का जो मुंह है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके बाद में ये कीट यहाँ पर प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के पश्चात आगे की ओर मैंने अभी बताया था कि फ्लोरल ट्यूब में डिफरेंटियल हेयर पाए जाते हैं, यानी कि ये जो एयर है एक बार यदि इसमें प्रवेश करने के बाद में ये इसकी ऐसी संरचना होती है कि पुनः जो कीट है वो वापस नहीं निकल सकता। तो ऐसी प्रोसेस, अब ये कीट इसमें क्या है, प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश करने के पश्चात अंदर जाएगा, अंदर जाकर के और बाहर निकलने का पुनः प्रयास करेगा। तो ये जो बाहर निकलने का पुनः 2-3 बार यदि प्रयास करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो कीट है इसके पंखों के ऊपर पराग कण हैं वो इस पर चिपक के आ जाएंगे और बहुत प्रयासों के बाद में ये कैसे जैसे करके इससे बाहर निकल पाएगा। इससे बाहर निकलने के पश्चात क्या होगा, दूसरा जो फ्लावर है यानी कि नर फ्लावर, दूसरा नर फ्लावर से इससे लेकर के मादा फ्लावर पर जाएगा और मादा फ्लावर पर जाकर के पुनः वो क्या करेगा, जैसे ऐसी ये संरचना होती है पुष्प की, तो इसमें जो ये जो ऊपर वाला जो स्टिग्मा पार्ट है अर्थात वृत्तिकाग्र जो पार्ट है, इस वृत्तिकाग्र पार्ट पर ये क्या कर देगा, अपने जो पराग कण है जो नर पुष्प से लेकर के आया है, इन पराग कणों को ये क्या कर देगा, इसके ऊपर डाल देगा। तो वृत्तिकाग्र हम जानते हैं कि ग्राही होती है, ऑब्जर्वेशन की इसमें जो शर्त होती है वो इतनी अत्यधिक होती है कि ये इसको डालते ही ये क्या कर लेगी, अपनी ओर इसको ग्राइंड कर लेगी और फिर वृत्तिका से होते हुए अंडाशय तक ये प्रोसेस पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण जो होता है एरिस्टोलोकिया में, इसके पुष्प की अत्यधिक विचलित जो संरचना होती है इसके कारण इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एरिस्टोलोकिया में ये जो परागण की प्रोसेस होती है वो इस प्रकार से होती है। अगला जो प्रकार है वो है फाइकस में परागण। फाइकस तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, फाइकस में परागण। अब फाइकस आप जानते हो कि फाइकस जो फैमिली है, फाइकस फैमिली में कौन कौन से पादप आते हैं, जैसे अंजीर है, बरगद है, ये सब क्या आते हैं, फाइकस में आते हैं। अब फाइकस में क्या होता है, सबसे पहले हम जैसे कोई भी एक पादप का अध्ययन कर लेते हैं। फाइकस का अध्ययन करने के लिए जैसे हम बरगद का ही अध्ययन कर लेते हैं, तो फाइकस की जो संरचना होती है वो अत्यंत विशिष्ट प्रकार की होती है। फाइकस में क्या होता है कि इसमें जो पुष्प होते हैं अधिकांशतः क्या होता है कि रात्रि के समय खिलते हैं और रात्रि के समय जो पुष्प होंगे वो क्या है, खिलेंगे। उनकी जो क्या है सुगंध अत्यधिक आने के कारण है ये जो कीट होंगे, छोटे छोटे जो कीट होते हैं वो इस सुगंध की ओर आकर्षित होकर के और पुष्प पर बैठते हैं। पुष्प पर बैठने के पश्चात ये क्या करते हैं, जो वहां पर जो रस होता है उसको चूसते हैं और उसके बाद में रस का सेवन करने के पश्चात अब वहां पर जो नर जो पुष्प होता है वहां के जो पराग कण होते हैं उनको ये लेकर के दूसरे पुष्प पर जाते हैं और पुनः दूसरे पुष्प पर जाकर के और मादा पुष्प को ये वृत्तिकाग्र पर छोड़ देते हैं। वृत्तिकाग्र से वही प्रोसेस होगी, वृत्तिका से अंडाशय तक पहुंच जाएगा और इस प्रकार ये जो प्रोसेस होती है वो फाइकस में होती है। उसके बाद में हम तीसरे प्रकार का जो परागण पढ़ते हैं वो है कि कैलोट्रोपिस में परागण। अब बात करते हैं कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में क्या होता है, कैलोट्रोपिस में कौन से पादप आते हैं, जनरली हम बात करें तो आक, जो आक हम देखते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में आक जो पाया जाता है उसमें ये पाया जाता है। आक के पुष्प की संरचना आपने देखी होगी, इसका जो पुष्प होता है वो डंबल आकार का होता है। जैसे ये क्या होता है, पुष्प पहले ये डंबल आकार का बनेगा और फिर धीरे धीरे ये क्या करेगा, जब परिपक्व अवस्था में आ जाएगा तो पुष्प क्या होता है, इसे फैल जाता है, ऐसे पुष्प की संरचना बन जाती है। तो इसमें क्या होगा, इस पुष्प में भी क्या होता है कि छोटे छोटे जो कीट होते हैं जिनको हम पराग कीट बोलते हैं, वो पराग कीट धीरे धीरे आकर के और यहाँ पर इसकी वही अत्यधिक जो सुगंध आती है, सुगंध को ये जो रस होता है उस मकरंद के रस को चूसने के लिए यहाँ पर जो कीट होते हैं वो चले आते हैं और कीट आकर के फिर ये क्या करते हैं, इस पुष्प के ऊपर बैठेंगे। बैठने के पश्चात वही प्रोसेस होगी और इस प्रकार ये यहाँ से पराग कणों को लेकर के जाएंगे और फिर दूसरे जो मादा पुष्प हैं उनके ऊपर ये उन पराग कणों को ले जा करके आरोपित कर देंगे और इस प्रकार ये जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, कैलोट्रोपिस।
कैलोट्रोपिस में यदि हमने उदाहरण किसका लिया है, आग का लिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं मुसेंडा। मुसेंडा का जो पादप होता है, उस मुसेंडा का पादप बीएससी फाइनल में जो फैमिली है उसमें महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मुसेंडा के जो पादप होते हैं जनरली औषधीय पादपों में भी इनकी गणना की जाती है। मुसेंडा के पादप में जो पुष्प की कुछ जो संरचना है वो इस प्रकार से होती है। ये मुसेंडा के पादप की जो पुष्प जो बनता है, उस पुष्प की मैं संरचना बना रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से इसकी जो संरचना होती है। अब इस संरचना में क्या है कि जो आधारी जो भाग होता है पुष्प का, वो क्या कहलाता है, वो पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन के बाद में यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, पुष्पवृंत होता है। पुष्पवृंत किसे कहते हैं, जहाँ पर पुष्प जिस वृंत से लगा हुआ होता है उसे पुष्पवृंत बोलेंगे। पुष्पवृंत के बाद में हम यदि बात करें तो ऐसी इसकी सिचुएशंस होती हैं। इसमें क्या होता है, आधारी भाग पर जैसे ये अंडाशय होता है, ये क्या होते हैं, ये इसके बाह्य दलपुंज होते हैं, और ये क्या होते हैं, इसके ये दलपुंज होते हैं। तो ऐसी इसकी प्रोसेस होती है, ये इसकी संरचना होती है। संरचना में हमारे को स्पष्ट रूप से ये जो बाहरी तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बाहरी तरफ पे जनरली ये क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, हम बाह्य दल बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो बाह्य दल के आंतरिक छोर पर ये क्या पाए जाते हैं, दलपुंज पाए जाते हैं। और दलपुंज क्या होते हैं, हमेशा रंगीन होते हैं। रंगीन कोई सा भी रंग हो सकता है, लाल, गुलाबी, नीला, पीला, कोई भी रंग हो सकता है, क्योंकि रंगीन जो आकर्षित करने वाले रंग हैं वो ही कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। उसके बाद में ये क्या है, मादा पुष्प का मैंने डायग्राम बनाया है, तो मादा पुष्प में ये ऊपरी जो भाग पर है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्रतिकाग्र। उसके बाद में नलिका रूपी जो संरचना है वो क्या है, स्टाइल। स्टाइल को हम क्या बोलते हैं, व्रतिका। और नीचे की छोर पर अंडाशय पाया जाता है। अब अंडाशय कई प्रकार का होता है, कुछ जो पुष्प होते हैं उसमें अंडाशय द्विअंडपी होता है, कुछ में क्या होता है, बहुअंडपी भी होता है। यानी कि यदि संख्या ज़्यादा है अंडकों की तो वो क्या हो जाएगा, बहुअंडपी। तो ऐसे पुष्प में क्या है कि अत्यंतिक जो विशिष्ट प्रकार का ये जो मुसेंडा का जो पुष्प होता है उसमें वही होता है प्रोसेस की मादा पुष्प पर ये क्या करते हैं, नर पुष्प से जो कीट होते हैं वो पराग कीटों को लेकर के, कीट जो परागकणों को लेकर के यहाँ पर आरोपित कर देंगे और ये व्रतिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुँच जाएगा। तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। भाई जो मेल जो होगा, मेल का जो एन हो जाएगा और फीमेल का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एन प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में ये 2n जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो कौन सी हो गई, मुसेंडा में। अब ये जो मुसेंडा में जो हमने पढ़ा है, इस प्रकार हमने जो मुख्य जो कीटों के द्वारा जो थे वो हमने लगभग सभी प्रकारों का अध्ययन कर लिया। अगला जो प्रकार है वो है पक्षी परागण। अब पक्षी का नाम आते ही आप सोच रहे होंगे कि जो पक्षी के भी परागण, क्या पक्षी भी परागण की प्रक्रिया में भाग लेता है। आपने कुछ छोटी छोटी जो चिड़िया है, कबूतर है, और भी कुछ छोटी छोटी विशिष्ट प्रकार के जो पक्षी आते हैं, वो पक्षी क्या करते हैं, अपने मुंह में पराग कणों को भर करके और दूसरे पुष्प के जो व्रतिकाग्र होता है उसके ऊपर डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं नर पुष्प के पराग कणों को मादा पुष्प के व्रतिकाग्र तक ले जाने के लिए पक्षी उसमें मुख्यतः योगदान देते हैं। तो इस प्रकार का जो परागण है वो क्या कहलाता है, पक्षियों के द्वारा परागण। इसके लिए हम उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी जैसे आप जैसे मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो जैसे गोरैया, गोरैया एक पक्षी होता है जिसको हम गोरैया चिड़िया भी बोलते हैं। गोरैया जो पक्षी होता है, उसके अलावा जैसे कबूतर हैं, बाज हैं, ये इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। बाज हैं, कबूतर हैं और गोरैया हैं। ये कई प्रकार की जो पक्षी हैं वो मुख्यतः इस परागण में भाग लेते हैं। तो इसका योगदान मुख्यतः अनमोल है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला जो प्रकार है वो है चमगादड़ के द्वारा परागण।
अब आपने नाम सुना होगा चमगादड़ का। चमगादड़ का एक विशिष्ट व्यवस्था होती है चमगादड़ की। चमगादड़ क्या होता है कि उसको अंधेरे में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो चमगादड़ क्या होता है, रात्रि के समय जब कुछ फैमिलीज के जो पुष्प होते हैं वो रात्रि में ही खिलते हैं, जैसे हम यदि बात करें चमेली की, तो उसमें क्या होता है, चमगादड़ जब रात्रि में विचरण करता है तो उस पुष्प के जो मादा पुष्प पर बैठता है और उससे पहले नर पुष्प पर बैठेगा और वहां से उन पराग कणों को लेकर के अपने मुंह में भरेगा, या फिर उसके जो पंखों की अत्यधिक विशिष्ट संरचना होती है उसके ऊपर वो पराग कणों को लेकर के और पुनः मादा पुष्प पर जाएगा और वहां पर वो रस चूसने की सहायता से वहाँ बैठेगा। तो वो जो पराग कण हैं वो वृत्तिकाग्र पर चले जाएंगे और वृत्तिकाग्र ग्राही होने के कारण उन पराग कणों को अपनी ओर ग्रहण कर लेगा और फिर इस प्रकार वृत्तिकाग्र से वृत्तिका और वृत्तिका से अंडाशय तक पहुंच जाएगा और उस प्रकार फिर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होकर के और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो ये क्या हो गया, पक्षियों के ये जो चमगादड़ के द्वारा परागकण। अब एक है सुंबक। सुंबक आपने नाम सुना होगा, जनरली हिंदी में इसको सुंबक बोलते हैं, लेकिन हम यदि बात करें तो इसमें आपने देखा होगा कि जैसे बजरी है, मिट्टी है, कंकड़ इत्यादि में एक विशिष्ट प्रकार का जो हम जिनको घोंगा बोलते हैं, स्नेल जिसको हम बोलते हैं, तो घोंगा को ही ये क्या सुंबक का भी नाम दिया गया है। तो ये घोंगा भी क्या करता है, कहीं ना कहीं कुछ पुष्पों में अपने जो परागण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये क्या है, छोटे छोटे घोंगे की वैसे आकृति बड़ी भी होती है, कुछ जो घोंगे की स्पीसीज होती है वो कुछ बड़ी आकृति में होते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, उसी वो पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। तो सुंबक के द्वारा भी परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। उसके बाद में लास्ट जो प्रकार है वो क्या है, चींटियों के द्वारा परागण। चींटियां क्या होती है, चींटियों की बात करें तो हम चींटियों में एक अत्यधिक विशिष्ट जो गंध होती है उसमें आपने नाम सुना होगा कि इसमें जो चींटियां होती है वो एक तरफ जाती है, कोई भी पुष्प से छोटे छोटे जो पुष्प होते हैं उनके पराग कीटों को ले जाती है और ले जा करके कोई भी, जैसे मान लीजिए ये कोई पुष्प हैं, तो ऐसी पुष्प की यदि हम संरचना की बात करें तो कोई भी पुष्प पर ये क्या करती है, जो चींटियां हैं छोटे छोटे पराग कणों को अपनी ओर आकर्षित कर जो लेकर के और दूसरे जो मादा जो पुष्प होते हैं उसके ऊपर ये आरोपित कर देती है। तो कई बार क्या होता है कि चींटियों का जो झुंड होता है वो एक साथ लेकर के जाता है, जैसे दाना दाना चींटियां ले जाती है, उसी प्रकार ये क्या करता है कि इसमें जो सुगंधित जो पराग कण होते हैं उनको ये साथ ले जा करके, और कई बार होता ये है कि दो चींटियां मिलकर के भी एक पराग कण को लेकर के जाती है। तो ये जो संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, चींटियों के द्वारा परागण कहलाती है। तो ये आज हमने जो पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, कौन कौन से कीटों के द्वारा संपन्न होती है और कौन कौन से पुष्पों में संपन्न होती है, उन सभी के बारे में आज हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आगामी क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।